तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। वील बी स्टार्टिंग विद कैसे राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को उनके घर पे जाके कन्विंसिंगली हराया। उसके बाद कैसे एलएसजी ने आरसीबी के घर जाके, ऑल्दो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट उनको भी बहुत ही कन्विंसिंगली कैसे हराया। दोनों मैचेस की एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अभी सनराइजर्स वर्सेस सीएसके का मैच होने वाला है तो उसका प्रीव्यू भी करेंगे डिटेल में। एंड लास्टली आईपीएल मेगा ऑक्शन इन 2025, इसके कई सारी डिटेल्स निकल के आई हैं। अपेरेंटली एक मीटिंग भी होने वाली है बीसीसीआई की, तो क्या रिटेंशंस के रूल्स हो सकते हैं, क्या रूमर्स निकल के आ रहे हैं, सैलरी कैप में क्या कोई इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वो सारे रूमर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है यार, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान वर्सेस मुंबई के मैच से, और अदर मुंबई वर्सेस राजस्थान, बिकॉज वानखेड़े में मैच था। कहने की बात है क्योंकि उनके कप्तान की तो बहुत ज़्यादा बूइंग हुई है। एंड राइट अवे टू स्टार्ट दिस टॉपिक हम लोग टॉस से शुरू करते हैं सीधा, बिकॉज हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आता है एंड काफ़ी ज़्यादा बूइंग हो रही थी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है इतनी शायद बूइंग उसकी गुजरात वाले मैच में भी नहीं हो रही थी यार, एट दी अहमदाबाद स्टेडियम। तो इतना गंदा रिसेप्शन अपने होम ग्राउंड पे मिलना मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था। एंड एज एन इंडियन क्रिकेट फैन नोबडी वुड लाइक इट। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में पूरा एक सेगमेंट कवर करा है ऑन हाउ people who are trolling Hardik Pandya unnecessarily, they are just doing nothing good for either that player, for either the franchise or Indian cricket. And I think it is quite foolish if you are still trolling Hardik Pandya without knowing the facts, and some facts will not be known to us anyway. किसी को नहीं पता एग्जैक्टली इसमें मैनेजमेंट का कितना हाथ है, हार्दिक पांड्या का कितना हाथ है, कौन सही है कौन गलत है। ऑफकोर्स रोहित शर्मा के साथ जो है वो तो गलत है ही। एंड इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरा 10-15 मिनट का सेगमेंट लास्ट पॉडकास्ट में रखा हुआ था, तो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। मैंने उसको क्लिप्स भी डाला था अपने चैनल पे, तो कोई लॉजिकल आर्गुमेंट मुझे अभी तक मिला नहीं है उसके ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिगार्डलेस संजय मांजरेकर टुक अ स्टैंड फॉर दिस। ही सेड यार कि क्राउड को बिहेव करने को, एंड कई लोग उसको भी ट्रोल कर रहे हैं कि आप क्राउड की फ्री स्पीच है, आप कैसे उसको ट्रोल कर सकते हो, क्राउड को कैसे मना कर सकते हो। तो उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, भाई संजय मांजरेकर की भी तो फ्री स्पीच है ना, तो वो भी कुछ ही बोल सकता है। एंड ही इज जस्ट सपोर्टिंग अ फेलो इंडियन बिकॉज ही नोज कि अभी वर्ल्ड कप होगा, वी नीड सपोर्ट फॉर हार्दिक पांड्या। अश्विन ने आके पब्लिकली सपोर्ट करा हार्दिक पांड्या को। ही हैज echoed the exact same thing that I have been propagating on this podcast. How these fan wars, these fan sentiments should never go beyond a certain point. The point that you start humiliating and basically get disgusted by an Indian player जो कि आपकी कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने वाला है, इट इज़ नेवर अ गुड साइट। हर्षा भोगले ने भी आके सेम चीज़ कही है। इफ सो मेनी लेजेंड्स आर echoing this, then there must be some truth to it. तो फैंस को सेंटिमेंट में इतना घुस के ये नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो अपना इंडियन प्लेयर ही है, अपनी इंडिया का प्लेयर है वो। एंड इट वॉज वेरी बैड टू सी यार। बट रिगार्डलेस ये बात मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा इस मैच में। अब हम लोग टेक्निकलिटीज़ पे आते हैं। दोनों टीम्स ने कुछ चेंजेस कर रखे थे। राजस्थान रॉयल्स प्राइमरीली संदीप शर्मा इंजर्ड थे। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो राजस्थान टॉस जीत के बॉलिंग करी थी दिस मेंट की फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस आईपीएल। उनकी चेस करते वक्त बैटिंग आने वाली है। इससे पहले दोनों मैचेस में उन्होंने पहले बैटिंग करी थी, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही शेडी रखते थे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करा उन्होंने कि डिपेंडिंग ऑन क्या नीड है हम एक बैट्समैन या फिर एक बॉलर को लेके आ सकते हैं। बट क्योंकि अब इस बार वो चेस कर रहे थे तो उन्होंने नांद्रे बर्गर को स्टार्टिंग से ही टीम के अंदर रखा हुआ था एंड इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि अब शुभम दुबे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे बैटिंग के टाइम पे। इसका मतलब क्या था कि अब आपके पास सिर्फ 5 ही बॉलर्स होने वाले हैं। राजस्थान की एक ये कमी रही है कि उनके पास बॉलिंग और बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बट जस्ट द शेयर क्वालिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द लाइनअप दैट एनेबल्स देम टू प्ले फियरलेसली एंड ट्रस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि भाई अगर मैं हर किसी से 4 ओवर करा भी रहा हूँ तो ये परफॉर्म करके दे देगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एज फार एज मुंबई इंडियंस कंसर्न, काफ़ी लोग आकाश मधवाल कह रहे थे उनको खिलाने को, तो फाइनली वो भी आ जाते हैं भाई इस मैच में। मुलानी को हटा दिया जाता है विच मेंट कि अब सिर्फ एक ही स्पिनर होगा, पीयूष चावला। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। एंड वो डिवॉल्व ब्रुवेस को एज एन इम्पैक्ट सब लाए थे, उसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म है। एसेंशियली क्या हुआ था, मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँ आपको, तो डिवॉल्व ब्रुवेस को अगर आप स्टार्ट भी कराते हैं ना लाइनअप में, तो भी वो जो प्लेइंग 12 थी उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। तो आई थिंक एंड डेस्टिनेशन पॉइंट जो था वो वही था। एक सीधा जाने का तरीका है सिंपल, एक घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स तरीका है। तो हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्ती वो घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स तरीका चूज़ करा। चाहता तो स्टार्टिंग से ही उसको लाइनअप में रख सकता था एंड देन एक बॉलर को सब इन कर देता एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट वो
नमन आउट हुआ और उसकी जगह पे उसको इम्पैक्ट सब की तरह ले आया बैटिंग के टाइम पर ही. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द प्लेइंग 12. तो ये जो लोग सोच रहे थे कि इसमें कोई ब्लंडर कर दिया जैसे कि आरसीबी करते हुए आ रही है, या फिर अभी हम डिस्कस करेंगे अगले मैच में एलएसजी वाले मैच में, वो कोई चीज़ नहीं थी. बस इट वॉज जस्ट दैट कि एक चीज़ जो कि सिंपली पुट करी जा सकती थी उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखा दिया गया. Nonetheless, now moving to the first innings very quickly, this was hands down the best power play bowling performance by any team till this date in this IPL. राजस्थान में स्पेसिफिकली ट्रेंट बोल्ट एंड नांद्रे बर्गर ऑफ कोर्स, जो बॉलिंग इन दोनों ने पावर प्ले में करके दी है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई डोंट इवन वांट टू ब्लेम रोहित शर्मा, ईशान किशन, नमनधीर. इतना ज़्यादा मैं ब्लेम करना भी नहीं चाहता इनको, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग आउट हुए हैं, जिन डिलीवरीज पे आउट हुए हैं, वो टॉप क्लास डिलीवरीज थी यार. एंड जब इतनी जल्दी आउट हो रहे होते ना पहले दूसरे बॉल पर ही, 3 गोल्डन डक्स थे, तो आप बैट्समैन को कभी भी जज नहीं कर सकते. ये चीज़ द ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी कही है, एंड दिस इज वेरी ट्रू, कि कोई बैट्समैन सेट होके 10, 15, 20 बॉलें खेल के आउट हो जाए तो आप जज कर सकते हो. यू हैव सम डेटाबेस कि हाँ ऐसे ऐसा खेलता हुआ आ रहा था, फिर इस वीकनेस की वजह से वो आउट हो गया. बट अगर बंदा पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जा रहा है ना, उसने इतना कुछ करा ही नहीं कि आप उसको कह सको कि उसका मैच अच्छा गया बुरा गया. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद रोहित शर्मा, विद नमनधीर. दोनों को पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट आउट कर देता है, एंड ऑन 2 ग्रेट डिलीवरीज एज आई सेड बिफोर. रोहित शर्मा को द बॉल वाज स्विंगिंग अवे फ्रॉम इट, काइंड ऑफ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद आ गई वो डिसमिसल देख के, कॉट बिहाइंड देखकर. द वेरी नेक्स्ट बॉल जब नमनधीर बैटिंग करने के लिए आता है, पहली बात तो अनकैप्ड प्लेयर है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है नहीं ज़्यादा, एंड ही इज कमिंग अक्रॉस द बेस्ट बॉलर इंटरनेशनली, वन ऑफ द बेस्ट एटलीस्ट. उसने आती इन स्विंगिंग डिलीवरी डाल दी विद द एंगल, पैड पे खा गया वो, एंड उस पर भी वो अंपायर स्कोर पे आउट हो जाता है. यू कांट रियली ब्लेम देम दैट मच. ईशान किशन को भी जिस बॉल पे नांद्रे बर्गर ने आउट करा, इट वाज अ स्टेट ऑफ अ डिलीवरी भाई. मतलब बहुत अच्छी तरीके से एंगल से अंदर आ रही है, फिर निप करके बाहर जा रही है. इट्स क्वाइट हार्ड, स्पेशली जब 2 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके हो और अब टीम अंडर प्रेशर हो, तो वहाँ पे कई बार ऐसा हमने देखा है कि बॉल निक होती है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है मेंटली, तो यू कैन नॉट रियली पॉइंट आउट अ मिस्टेक देयर. इतना मार्जिन ऑफ एरर तो देना पड़ेगा हमें. ट्रेंट बोल्ट बाय द वे लास्ट मैच में उसने पहले ओवर में विकेट नहीं लिया था, एंड इट वाज अ बिग सरप्राइज दिल्ली के अगेंस्ट. बट दिस टाइम ही टुक 3 विकेट्स इन द पावर प्ले इटसेल्फ. एंड मतलब ऐसी कोई स्टार्ट दे देना कि 4 विकेट आपके पावर प्ले के अंदर ही गिर गए. इनफैक्ट अगर मैं एकदम प्रॉपर आपको स्कोर बताऊं तो 46 for 4 थे इन द पावर प्ले. एंड ये पिच बाय द वे, दिस वाज अ बेल्टर ऑफ अ पिच, बढ़िया पिच थी ये. दिस वॉज पिच 7 बाय द वे, जिनको नहीं पता, ये पिच 7 जो है, 7 पिचेस होती होंगी शायद, वहाँ पे 7-10 पिचेस होती होंगी, 7वीं पिच थी इस ग्राउंड की. ये पिच पिछले पूरे सीजन में यूज़ नहीं हुई थी. दिस वॉज अ फ्रेश पिच, एंड थोड़ा टिंज ऑफ एक्स्ट्रा ग्रास भी था यहाँ पे, काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली लग रही थी. तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं इस बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस का. आई थिंक इट इज़ जस्ट दैट द बॉलर्स वर टू गुड. मैं तो जेन्युइनली ये मानता हूँ. और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस तरीके से डिवॉल्ट ब्रुविस आउट हुआ, आई थिंक वो एक विकेट था पावर प्ले में जहाँ पे बैट्समैन की टेक्निकल कमी दिख रही थी, कि कोई फुटवर्क हुआ नहीं है, दूर से बैट चला दिया, बॉल के पास आपके बॉडी लेके ही नहीं गए. अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट ऑफ द 3 विकेट्स वर जस्ट टू गुड बाय द बॉलर्स. बट उसके बाद हम देखते हैं तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या, दे स्टार्ट स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाना शुरू करते हैं, पर्टिकुलरली लेड बाय हार्दिक पांड्या. तिलक वर्मा स्टार्टिंग में उतना अग्रेसिवली नहीं खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग द एंकर रोल, बट हार्दिक पांड्या आते ही 150 की स्ट्राइक रेट से चलाना शुरू हो. एंड यहाँ पे आई पर्सनली अपलॉड हार्दिक पांड्या फॉर द इंटेंट शोन, कि आपने इतने विकेट गिरे हुए हैं तब भी निडर होकर खेल रहे हो. दिस इज व्हाट यू हैव कम टू एक्सपेक्ट. 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देख लो आप, वहाँ पे भी हमने ऐसी एक तरीके का माहौल देखा हुआ है. अभी रिसेंट 2022 वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप हुआ था, वहाँ पे उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट गेम खत्म करके दिया था छक्का मार के. तो वी हैव सीन दिस काम डिमीनर इन अमिड्स ऑल ऑफ प्रेशर, कि भाई वो बंदा अपना गेम चेंज नहीं करेगा सिचुएशन के हिसाब से. तो उसके वजह से रन बहुत जल्दी आ रहे थे, एंड 10वीं ओवर तक ऑलमोस्ट मुंबई इंडियंस रिकवर कर गई थी काफ़ी हद तक. बट इस अप्रोच का एक डाउन साइड होता है, विच इज़ कि जब तक छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, सब तारीफ करेंगे, एक मिससेट होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, आप आउट हो जाओगे, एंड तब आपको गाली पड़ेगी कि भाई आपकी टीम में ऑलरेडी 4 विकेट जा चुके थे, 10 ओवर और बचे थे, आपने विकेट क्यों थ्रो करा. एंड ये गाली पड़ना वैलिड है. दिस इज वही मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ ना, 2 sides ऑफ द सेम कॉइन. अगर आप अच्छा करोगे तो आपको बहुत तारीफ मिलेगी, आपको कहा जाएगा कि कितना करेजियस इनिंग्स थी,
कि बिना डरे इसने पावर हिटिंग चालू रखी एंड एंड तक टीम को ले गया, एंड उसी बहाने में टीम का स्कोर भी 180 तक पहुंच गया क्योंकि इसने स्ट्राइक रेट कभी लो होनी नहीं दी। उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है, इतना हाई रिस्क गेम खेलोगे, इतनी हाई स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो नेचुरली आपके बहुत सारे चांसेस आउट होने के भी बनेंगे। उसमें से आउट हो गए तो लोग आपको इररिस्पॉन्सिबल बुलाएंगे, एंड दोनों चीज़ें अगर जैसे एग्जीक्यूट होंगी, पब्लिक का सेंटिमेंट वैसा होना वैलिड है। ये एक बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न रेशियो होता है। अगर आप हाई रिस्क गेम खेल रहे हो तो गाली खाने को तैयार रहना ही पड़ता है। दैट इज जस्ट हाउ द रियलिटी ऑफ अ बैट्समैन इज इन द मॉडर्न T20 गेम। बट वहां से हम देखते हैं कि यार जब लास्ट ओवर था, 10th ओवर इन दिस फेज, जो 6 से 10 ओवर का फेज होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट वेरी क्विकली। वी सी यहाँ पे 31 रन बन जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर का हमने रन रेट मैनेज कर लिया था यहाँ पर। एंड 10 ओवर में 77 रन बनना, ऑलमोस्ट 80 रन मान लो। 20 ओवर में आप 160 कर सकते हो। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैलकुलेशन लगाओ, तो दे हैड रिकवर्ड क्वाइट वेल। बट दिस ऑल वुड हैव बीन गुड अगर हार्दिक पांड्या आउट ना हुआ होता तो। हार्दिक पांड्या गेट्स आउट अल्टीमेटली युजवेंद्र चहल की बॉलिंग पे। बाय द वे, शाउट आउट टू चहल यार। आई नो ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच मिला है, बट चहल वॉज नो लेस। उसने तिलक वर्मा का विकेट लिया, उसने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया, जो 2 क्रूशल विकेट्स है, जो 2 सबसे अच्छे बैट्समैन थे उनकी टीम पे उस दिन, जो 2 हाईएस्ट स्कोरर्स थे मुंबई के, उनका विकेट लिया। और कैसे लिया वो बहुत बढ़िया बात है। ये नहीं कि बच रहे हैं, बॉल तेज फेंक रहे हैं, फ्लैट फेंक रहे हैं बचने के चक्कर में कि छक्का ना लग जाए। फ्लाइट करके ललचा के बैट्समैन को आउट करा यार। दिस इज द ट्रेडमार्क युजवेंद्र चहल दैट वी हैव कम टू सी अक्रॉस ऑल दीज ईयर्स, एंड दिस इज व्हाई आई जेन्युइनली थिंक कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग एक आर वी जंपिंग द गन बाय सेइंग कि युजवेंद्र चहल शुड डेफिनेटली नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड कप। बिकॉज आई नो अभी बिश्नोई भी लाइन पे है, कुलदीप यादव भी है, तो कैसे ही सीन बनेगा चहल का। मे बी इन द स्क्वाड, आई डोंट नो। मतलब इट सीम्स बिट अनफेयर टू जस्ट राइट हिम ऑफ कंप्लीटली राइट नाउ। लेट्स वेट टिल द एंड ऑफ द IPL। ही प्लेड अ ब्रिलियंट गेम इन माय ओपिनियन। मूविंग ऑन, हम लोग देखते हैं कि यार जब 10 से 15 ओवर के बीच का फेज था, तब ऑलमोस्ट 100 रन इनके बन चुके थे, 100-105 के आसपास थे, विच मेंट कि अराउंड 30 रन, 25-30 रन इस फेज में भी आए थे। रन रेट वंस अगेन डिप्ड। जहां पिछले फेज में रन रेट 8 की हो चुकी थी, इस फेज में ऑलमोस्ट 5-6 की रन रेट पे आ चुके थे ये लोग। ऐसा क्यों? यहां पे मैं हार्दिक पांड्या को क्रिटिसाइज करना चाहता हूं। वाई वुड यू सेंड पीयूष चावला एट नंबर 7 ओवर टिम डेविड, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। कई लोग कहेंगे कि भाई टिम डेविड इज नॉट गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। ब्रो, गेस व्हाट, आप इंडिया में खेल रहे हो, इंडियन प्रीमियर लीग। यहां पे एज अ फिनिशर अगर आप स्पिनर्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो देन यू आर नॉट, मे बी यू आर नॉट गुड इनफ फॉर द IPL। देन डोंट कॉल योरसेल्फ अ फिनिशर। अगर आप फिनिशर हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस स्पिनर्स इन द मिडिल ओवर्स। दिस इज योर जॉब। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि पीयूष चावला को ऊपर क्यों भेजा गया था। दैट वॉज टोटली आउट ऑफ कंटेंशन फॉर मी। मेरे दिमाग में नहीं आया ये चीज़, एंड वो इट डिड नॉट इवन पे ऑफ, बिकॉज वो जल्दी से आउट हो जाता है। फिर टिम डेविड आता है, टिम डेविड थोड़ी देर तक टिकता है, बट साइड से कोई सपोर्ट नहीं था सच। तिलक वर्मा इवेंचुअली फॉल्स वंस अगेन टू युजवेंद्र चहल, जिन्होंने आई थिंक 3 विकेट लिए एंड कुछ 11 रन दिए यार 4 ओवरों में। दिस इज अनरियल। वानखेड़े जैसी पिच पे एक रिस्ट स्पिनर को सिर्फ 11 रन की पिटाई हुई है 4 ओवर्स में, और 3 विकेट ले गया वो भी क्रूशल विकेट्स। क्वेटजे का भी विकेट लेता है आगे जाके। दिस इज समथिंग सो वेरी स्पेशल। दिस डिजर्व्स रिकॉग्निशन इन माय ओपिनियन। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम लोग देखते हैं चहल के बाद में यहां तक ऑलमोस्ट सारे ओवर हो चुके थे। हाँ, क्वेटजे को आउट कर देता है वो अश्विन। आई थिंक तिलक वर्मा का तो विकेट पे अश्विन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, थर्ड मैन पे। ऑल्सो बाय द वे, अश्विन कॉम्प्लीमेंटेड युजवेंद्र चहल वेरी वेल एज वेल। उसने बहुत ज़्यादा रन नहीं पिटने दिए, टाइट रखी बॉलिंग एक एंड से। चहल को जब अटैक करने गया, बिकॉज चहल ललचाने वाली बॉल डालता है, ये फ्लाइट करता है बॉल को, उस पर विकेट आने शुरू हुए। समथिंग सो टिपिकल दैट वी सी इन द टेस्ट मैचेस एज वेल, जहाँ पे जडेजा सेटअप करता है रन रेट रोक के, एंड देन अश्विन को विकेट्स मिलते हैं। तो इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस टू सी दैट एज वेल। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट के जो 5 ओवर्स थे, यहाँ पे इफ यू नोटिस, जितने रन्स हमारे बनने चाहिए थे उससे फार लेस बनते हैं। एंड यहाँ पे अल्टीमेटली जो टर्निंग पॉइंट होगा ना इनिंग्स का, यू कुड से ऑफकोर्स पावर प्ले तो था ही, बट शायद कहीं ना कहीं पांड्या का जो विकेट गिरा है वो भी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कहीं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं था कि कहाँ हम लोग अगर मान लो 160-170 चेस कर सकते, क्रिएट कर सकते थे स्कोर, तो वो हम लोग 15-20-30 रन शॉर्ट रह गए। कहीं उस विकेट की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। दिस इज अ थॉट दैट आई वांट यू टू कमेंट ऑन। आई एम ओपन टू क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑन दिस,
क्योंकि वही है कि मार देता तो अच्छा लगता, नहीं मारा तो आउट हो गया. बट रिगार्डलेस, हैट्स ऑफ टू ऑल द राजस्थान बॉलर्स. आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, उसकी इकोनॉमी 8 की थी, बाकी सबकी इकोनॉमी 8 से भी कम की थी. दैट जस्ट गोज ऑन टू शो सबने कितनी अच्छी बॉलिंग करके दी. इवन नांद्रे बर्गर यार क्या बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करके दे रहा है ट्रेंट बोल्ट को. बट सेकंड इनिंग्स पे आते हैं वेरी क्विकली बिकॉज देयर इज नॉट मच टू डिस्कस हियर. मफाका को पहले ओवर में ही विकेट मिल जाता है जायसवाल का. जायसवाल के लिए आई वुड वंस अगेन से, ये हम लोग पिछले 2 मैचेस से डिस्कस करते आ रहे हैं, वंस अगेन द हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो दैट ही इंटेल्स इन द गेम दैट ही प्लेज. उसका रिजल्ट यही, एक बाय प्रोडक्ट यही है कि अगर मारेगा तो फिर मारता ही रहेगा, और आउट होना होगा तो जल्दी आउट हो जाएगा. एट वॉट पॉइंट डू यू स्टैंड अप एंड से कि यार ये ऑल्दो आई प्रमोट दिस टाइप ऑफ एन अप्रोच, अच्छा है मॉडर्न T20 के लिए, बट देर हैज टू एटलीस्ट 10% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द गेम. पूरा 100% से एग्रेशन नहीं हो सकता. आई थिंक वो एक मैच्योरिंग फैक्टर है जो कि यशस्वी जायसवाल को सीखना है. दैट इज द नेक्स्ट फ्रंटियर दैट ही हैज टू कॉन्कर. बिकॉज अगर हर मैच में आप ऐसे खेलते रहोगे तो वो इंटेंट वाला नैरेटिव से आपको बैकिंग कब तक ही मिलेगी. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के रन्स भी देखे जाएंगे, तो आई थिंक वहां पे वर्क करना पड़ेगा. बट हिज पार्टनर जॉस बटलर, ही वॉज हॉरेंडस. आउट होता है यशस्वी जायसवाल. मफाका का पहले ओवर बहुत अच्छा जाता है, बट दूसरे ओवर में उसकी पिटाई हो जाती है. नोटिस हाउ इस मैच में जब हार्दिक पांड्या को पता है कि सिचुएशन टाइट है, ही अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड डिड द राइट थिंग बाय गिविंग बुमराह 3 overs. पावर प्ले के अंदर ही 3 ओवर आ गए, बट उसको एक भी विकेट नहीं मिलता. मेरा जो प्रॉब्लम थी ना उन सब लोगों से जो कह रहे थे कि बुमराह से पहला ओवर क्यों नहीं कराया जा रहा है, आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज हाउ T20 पावर प्लेज आर मैनिपुलेटेड बाय द बॉलिंग साइड. अगर आपका कोई मेन बॉलर है ना, तो वो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही ओवर डालेगा. 3 ओवर इज गेटिंग टू मच. इट इज ओनली रिजर्व फॉर स्पेशल सिचुएशंस लाइक दिस वन. तो अब अगर आप पावर प्ले में उसको पहला ओवर दो या ना दो, या फिर तीसरा ओवर दो, अगर आप उन 6 ओवरों में उससे 1-2 ओवर डलवा रहे हो जितने डलवाने ही हैं आपको, तो चाहे वो पहला ओवर डाले चाहे वो तीसरा ओवर डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बॉल में कोई चेंज नहीं होगा T20 में. तो आई थिंक पीपल ओवर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग द फर्स्ट बॉलर ऑन द स्कोर कार्ड, कि सबसे पहला ओवर इसने क्यों नहीं डाला. T20 के पावर प्लेस में डज नॉट मैटर इवन अ बिट. द सूनर यू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी, द better and faster you start understanding the game. But this time it was needed and that was exactly was done. And यहाँ पे बुमराह was not successful. रन कम देता है, but wicket जिसके लिए उसको लाया गया था वहाँ पे वो unsuccessful होता है. And you can not do away with this भाई. मतलब अगर आपको 3 ओवर दिए जा रहे हैं, 2 स्लिप भी हैं साथ में, तो आपको एटलीस्ट 1 विकेट तो एक्सपेक्टेड होता ही है. क्या हम इसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? नॉट रियली, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रेटी अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि वो आते ही 3 ओवर डालेगा पावर प्ले में और विकेट भी ले जाएगा. बट इफ यू आर जसप्रीत बुमराह, जैसे विराट कोहली के साथ होता है कि वो 60-70 रन मारा तो भी उसके स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन करते रहते हैं लोग. तो आई थिंक वाई बुमराह इज बीइंग सेव्ड दैट क्रिटिसिज्म, बिकॉज आजकल वो ट्रेंड बना हुआ है कि बुमराह की बहुत तारीफ करनी है. बट आई थिंक नो प्लेयर इज परफेक्ट, तो जहाँ गलती होती है वहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए. आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस थी बुमराह से उस पावर प्ले में, वहाँ पे वो खड़ा नहीं उतर पाया. बट रिगार्डलेस, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और विकेट फॉल करता है इवेंचुअली जब जॉस बटलर आउट हो जाते हैं आकाश मधवाल पे. आकाश मधवाल ने बाय द वे 3 विकेट लिए. संजू सैमसन भी आउट हो जाते हैं जल्दी. पावर प्ले में इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 46 for 2 था इनका स्कोर. एंड आकाश मधवाल ने एक ही उड़ा था, उसमें सैमसन को आउट कर दिया था. बहुत लेजी शॉट था सैमसन से बाय द वे. फिर अपना बटलर भी आउट होता है. आगे जाके 1-2 विकेट और गिरते हैं. अल्टीमेटली रियान पराग और अश्विन बैटिंग कर रहे होते हैं. आई थिंक 3 विकेट गिरे थे शायद टोटल में. एंड हाँ 3 विकेट ही गिरे थे. तीनों विकेट आकाश मधवाल ने लिए बाय द वे. आकाश मधवाल ने एज गुड एज ही वॉज 3 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है बाय द वे. आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैंने, क्योंकि मे बी ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर को पहले बॉलिंग करते हुए देख लिया था ऑलरेडी मैच में. आकाश मधवाल की बॉलिंग कुछ खास लग नहीं रही थी मुझे. मे बी बिकॉज मैं कंपैरिजन ही किनसे कर रहा हूँ. बट स्टिल ही टुक 3 विकेट्स एंड आई थिंक अब यहाँ से उसने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया अपना टू कंटिन्यू एज वन ऑफ द मेन बॉलर्स ऑफ द टीम गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज कोई कंप्लेंट्स थी नहीं उससे. ऐसा ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आउट देयर फॉर मुंबई इंडियंस. बट फिर हम देखते हैं रियान पराग एंड रविचंद्रन अश्विन का तो पता नहीं क्या भाई, ये गोल्डन पैच चल रहा है बैट के साथ. वर्ल्ड कप ईयर एंड वहाँ पे भाई साहब को पता नहीं क्या हो जाता है. दे प्ले वेरी कामली, वेरी रिस्कलेसली
इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रोटेशन चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा आउटलैंडर शॉट्स नहीं आ रहे हैं. रियान पराग इज ऑल्सो टेकिंग हिज टाइम, हर पहली बॉल से ही मारना शुरू नहीं हो जा रहा, कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसकी क्योंकि. एंड देन इवेंचुअली वी सी कि 10 ओवर के बाद से दे स्टार्ट टेकिंग ऑफ. क्वेटजी की पिटाई होती है थोड़ी बहुत, एंड वी सी कि 16th ओवर तक, मतलब मुझे याद है 15 ओवर के बाद कुछ ऐसे थे 15-16 रन रह गए थे, उसने अगले ओवर में ही खत्म कर दिया मैच. रियान पराग ने 2 छक्के 1 चौके ऐसे कुछ लाके खत्म कर दिया था गेम. एंड रियान पराग वंस अगेन 50 भाई साहब. अगर उसका ये पूरा आईपीएल ऐसा जाता है, मैंने लास्ट मैच में भी कहा था, यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप उसको वर्ल्ड कप के बाद जो T20 सीरीज हुआ करेंगी उसमें आप रियान पराग को खेलते हुए देखोगे. तो इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड कप के जस्ट बाद जो है जिम्बाब्वे से एक सीरीज है, तो वहां पे तो रियान पराग डेफिनेटली आ सकता है अगर उसका आईपीएल पूरा अच्छा जाता है. तो ऑल इन ऑल राजस्थान, लेट मी जस्ट से, दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग इफ these individuals keep performing and don't let the lack of depth in batting and bowling get exposed. वो चीज़ अगर एक्सपोज हो गई ना, जैसे लास्ट ईयर सेकंड हाफ में हुई थी, तो फिर राजस्थान एकदम से फॉल्टर करेगी. अभी उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अब इतनी अच्छी है कि वो एक्सपोज होने नहीं दे रही है. सो लेट्स होप दे कंटिन्यू. एज फॉर मुंबई, एट व्हाट पॉइंट डू स्टार्ट थिंकिंग एंड वरीइंग कि ये जस्ट एक नेचुरल स्टार्ट नहीं है मुंबई की, जो कि हर साल करते हैं, एक स्लो स्टार्ट. इट इज एक्चुअली समथिंग कंसर्निंग. ये डिफरेंशिएशन आप किस पॉइंट पे बनाना शुरू करते हो? आई थिंक नेक्स्ट मैच ऑनवर्ड्स. अगर 4 मैचेस आप लगातार हार रहे हो, देन यू हैव टू बी कंसर्न. आई वुड स्टिल से बिकॉज इट इज मुंबई इंडियंस, 3 मैच भी हारे हैं बट दे कैन स्टिल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक. कोई भी और टीम होती अपार्ट फ्रॉम वी चेन्नई, तो मैं कहता कि यार चीज़ें शायद सही नहीं हो रही हैं. बट बिकॉज इट इज मुंबई, आई विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट. Let's see. Hopefully, Hardik Pandya will also win the crowd back and will have a great IPL. If they qualify for the playoffs, I think they would have, and particularly he would have redeemed himself to a certain extent. Let's see क्या होता है. Moving on to the next game, which was maybe you could argue शायद और ज़्यादा one-sided था या फिर नहीं, थोड़ा ज़्यादा competitive था. Because LSG versus RCB की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. Let me just start by putting out a statement. RCB से ज़्यादा pathetic टीम और टीम का मैनेजमेंट इस आईपीएल में नहीं है. कई लोग कहेंगे कि यार पंजाब को नहीं भूल गए क्या तुम? भाई पंजाब की टीम जो है ना, इट इज नॉट एज गुड एज आरसीबी ऑन पेपर. इट इज नॉट. पंजाब के जो मैनेजमेंट है ना, उससे कभी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है. आरसीबी जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन अपने लिए क्रिएट करती है और फिर उसमें जो पानी फेरती है, आई जेन्युइनली फील सो सॉरी फॉर द फैंस. द फैंस डिजर्व सो मच बेटर, स्पेशली द फैंस वर जेन्युइनली फॉलोइंग क्रिकेट एंड आरसीबी. वो कैजुअल फैंस ही जो कि क्रिकेट देखते नहीं है, सिर्फ आरसीबी को सपोर्ट कर देते हैं बिकॉज विराट कोहली है. उनके लिए आई डोंट केयर एट ऑल. द जेन्युइन फैंस, दे डिजर्व सो मच बेटर भाई. दे मिस्ड अ बिग टाइम इन द ऑक्शन एंड द क्रैक्स आर नाउ बिगिनिंग टू अपीयर in the IPL itself. They are the most disappointing team hands down. भाई even पंजाब won a game at home. ये तो मुझे लगता नहीं भाई कैसे गेम जीतेंगे भाई घर पे ये लोग. ना चेस करते हुए जीत पा रहे, ना डिफेंड करते हुए जीत पा रहे. लेट्स कम टू द गेम. आज क्या बहाना दोगे तुम? आज तुम टॉस जीत गए. आज फैफ डु प्लेसी ने जो है मैच में कहा कि यार, टॉस के टाइम पे कहा कि आज जो पिच है दैट इज गोइंग टू बी, बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज इट इज गोइंग टू बी बेटर देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द केकेआर गेम, बिकॉज हमें थोड़ी और घास ऐड करी है, विच मीन्स कि हम लोग चाहते हैं कि पिच जो है वो ओवरऑल सेम तरीके से प्ले आउट करे थ्रू आउट द बोथ इनिंग्स. वरना लास्ट गेम में तो पहली इनिंग में बहुत मुश्किल था, सेकंड इनिंग में बहुत बेकार थी पिच, बहुत अच्छी थी पिच, जो कि मैं उससे डिसएग्री करता हूँ काइंड ऑफ. बिकॉज आपने आखिर के 5 ओवर में क्या किया था, एंड देन नारायण ने आती पहले के 5 ओवर में क्या कर दिया था. उन 10 ओवर के बीच में पिच इतनी बदल गई, ऐसा तो हो नहीं सकता. बट नंदलेस ही सेट की भाई हमने पिच थोड़ा सा घास और ऐड कर दी, जिसके चलते हुए पिच सिमिलरली प्ले आउट करेगी थ्रू आउट बोथ द इनिंग्स. ठीक है, तो वहाँ पे कोई एक्सक्यूज था नहीं. दूसरी बात, आप टॉस जीत गए तो आपने चेस कर लिया, बेस्ट थिंग पॉसिबल. वहाँ से तो आरसीबी को जीतना ही चाहिए था. बट इन लोगों ने अब घटिया मैनेजमेंट क्या करी है, वो एक करके एक के एक्सपोज करना शुरू करते हैं. पहली बात तो आपने जो सिलेक्शन करा लाइनअप का, क्या सोच के करा है. आरसीबी इज दैट वन टीम, नाउ आई कैन सेफली से 3 मैच मैंने देख लिए, द वन टीम दैट डज नॉट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट प्लेयर रूल एट ऑल. मैं कह के थक गया हूं. इम्पैक्ट प्लेयर रूल का पॉइंट ही यही है कि आप जो ऑलराउंडर्स हैं ना, उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज मत करो, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर बनके जो भी आएगा ना, वो बैटिंग और बॉलिंग में से कोई एक ही चीज आपको दे सकता है. तो ऑलराउंडर तो क्या दोनों स्किल्स हैं, व्हाई वुड यू वांट टू लिमिट दैट गाय?
एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ बैटिंग या सिर्फ बॉलिंग करता, उसको इंपैक्ट प्लेयर बनाओ ना। लेकिन भाई साहब ने, फैफ डुप्लेसी ने दिनेश कार्तिक और अनुज रावत दोनों को प्लेइंग 11 में रख लिया एंड महिपाल लोमरोर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लेके आए। क्यों लेके आए हो भाई? ही कुड हैव बीन यूज्ड एज अ बॉलर। जब मयंक डागर के अच्छे ओवर नहीं जा रहे थे वहां पे, तो एक और लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑप्शन था ना, तो उसको एज अ बैट्समैन क्यों लेके आए हो आप? दिनेश कार्तिक को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज करते। ये बेसिक चीज क्यों नहीं समझ में आती है आरसीबी को? मेरे को समझ में नहीं आ रही है चीज यार। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट दिस। आई एम श्योर अब तो आप भी मेरे पॉडकास्ट में सुन के ये चीज समझ गए होंगे। सो इजी टू अंडरस्टैंड, बट फॉर सम रीजन दे डोंट गेट इट। करण शर्मा को नहीं खिलाए समझ में आता है, विजय कुमार वैशाख को, उसको जो जिसने बेस्ट बॉलिंग करी थी केकर के अगेंस्ट, कुछ आई थिंक 5-6 की इकोनॉमी से रन खाए थे सिर्फ, और विकेट भी लिया था, तुमने उसको नहीं खिलाया इस मैच में। तुम क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है? जो बंदा तुम्हारे लिए बेस्ट बॉलिंग कर रहा है वो अगले मैच में 11 की टीम में छोड़ो 12 की टीम में भी नहीं है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। एक इन्होंने अच्छी चीज करी कि हाँ जाहिर जोसेफ को हटाया और रीस टॉपली को लेके आए, दैट वाज कमेंडेबल, बट दैट स्टैंड्स नोवेयर बिकॉज आपने इतने ज्यादा गंदे डिसीजंस ले लिए कि एक अच्छा डिसीजन जो है उसके अंदर बर्डन डाउन हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसका। एज फार एज एलएसजी इज कंसर्न, केएल राहुल भाई साहब फाइनली वापस आ गए थे। आई गॉट टू नो अपेरेंटली कि उसको थोड़ी इंजरी कंसर्न से लास्ट मैच में, इसलिए वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल रहा था। दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। क्या चल रहा है भाई? कब तक होगा ये? कब तक इंजरीज होती रहेंगी? I know it is unfortunate, but as a player, as a fan, it gets pretty frustrating. And you wonder कि now is there even a chance for him to play in the World Cup? I doubt. But उन्होंने एक चेंज करा बेसिकली, मोहसिन खान क्योंकि उनकी इंजरी हो रही थी कुछ, तो यश ठाकुर को ले आए थे उस जगह पे, एंड सिद्धार्थ जो थे उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर फिर से यूज करा था, बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। उसका बहुत ही अच्छा यूज हुआ, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। केएल राहुल की कैप्टेंसी वाज स्पॉट ऑन, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा यहाँ पे। पहला नहीं कह रहा हूँ, द फर्स्ट इनिंग्स, द पावर प्ले, वहां पे देयर वाज अ ग्रेट स्टार्ट बाय एलएसजी। 54 रन बनते हैं एक विकेट के लॉस पे, केएल राहुल आउट हो जाता है जल्दी, टू मैक्सवेल। अब यहां पे एक और जो बेवकूफी वाली हरकत करी है फैफ डुप्लेसी ने, पहले के जो 4 ओवर थे, चारों अलग अलग बॉलर से, रीस टॉपली, यश दयाल, सिराज एंड देन मैक्सवेल। क्या सोच रहे थे भाई तुम? क्या चल रहा था ये? डू यू नॉट नो व्हाट योर प्लान इज? अल्टीमेटली मैक्सवेल उस पावर प्ले में 2 ओवर डालता है, दूसरे ओवर में शायद पहले ओवर में विकेट ले लेता है केएल राहुल का, एंड मैक्सवेल ने उन 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे और एक विकेट भी लिया था। बाकी सारे जो मेन बॉलर है ना, ये जो पेसर्स हैं, यश दयाल, सिराज एंड अपना रीस टॉपली, सबकी पिटाई हुई है पावर प्ले के अंदर। सबसे अच्छा बॉलर जो है तुम्हारा वो मैक्सवेल है। क्या चल रहा है भाई? एंड माइंड यू, इन्होंने महिपाल लोमरो को ना रख के गलती पता क्या करी? इनके पास सिर्फ 4 मेन बॉलर्स थे, सिराज, रीस टॉपली, यश दयाल एंड और कौन था भाई? हाँ, एक मैक्सवेल था, एक कैमरून ग्रीन था, एंड आई थिंक एक और था, मे बी आई एम फॉरगेटिंग, अपना मयंक डागर। 4 मेन बॉलर प्लस मैक्सवेल एंड कैमरून ग्रीन। तो आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर्स भी नहीं है 20 ओवर डालने के लिए। वो तो अच्छी बात है कि मैक्सवेल का गेम बहुत अच्छा चला गया, वरना तो कैमरून ग्रीन ने 2 ओवर में 25 रन खा लिए थे। किससे ओवर करवाते तुम? तो डिस्पाइट हैविंग एन इंपैक्ट प्लेयर, यू डोंट हैव डेप्थ इन योर बॉलिंग डिपार्टमेंट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एन इंपैक्ट प्लेयर देन? समझ में नहीं आ रहा मुझे। मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैं पर्सनली डिसअपॉइंटेड था एलएसजी से। आई नो एलएसजी एट द एंड ऑफ द डे कन्विंसिंगली जीती है 20% से। मैं उनकी बैटिंग से पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटेड था इन द मिडिल फेज। आई विल टेल यू व्हाई। जब 6 ओवर में आपके 54 रन बन चुके हैं, उसके बाद आपके 10 ओवर में 84 रन बनते हैं और एक और विकेट गिर जाता है, पर्डिकल का विकेट गिरता है। पर्डिकल वॉज पथेटिक। सिराज से वो अल्टीमेटली आउट हो जाता है। आई डोंट नो वॉट ही इज डूइंग एट 1 डाउन। आई डोंट सी उसने आके जो पूरे मोमेंटम का ऐसी की तैसी करी है। डिकॉक का भी मोमेंटम खराब हुआ, जो केएल राहुल ने थोड़ा बहुत अच्छा फायर पावर क्रिएट करके दी थी, वो तो एकदम ही नलिफाई कर दी उसने। इस फेज में 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 30 रन और बनते हैं। 24 बॉल्स में सिर्फ 30 रन और बन रहे हैं। इट इज नॉट इवन 8 रन एन ओवर ऑन दिस विकेट। ये सेम गलती आरसीबी ने करी थी केकेआर के अगेंस्ट, जब पावर प्ले में 60 रन कुछ बना दी थी, फिर मिडिल फेज में लोगों ने क्या कहते हैं मैसअप करना शुरू कर दिया था। थैंकफुली इस बार चेस केकेआर नहीं कर रही थी, आरसीबी कर रही थी, तो ये मैसअप भी चलता है, लाउड है, बिकॉज आरसीबी इज जस्ट दैट बैड। बट दिस वुड नॉट हैव एज्ड वेल अगेंस्ट अ गुड टीम। समथिंग अगर केकेआर यहाँ पे चेस कर रही थी, दे वुड हैव मेड दिस काउंट।
आई थिंक LSG मिस्ड द ट्रिक हियर, दे शुड हैव एक्सेलरेटेड बेटर, बट नन द लेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैक्सवेल के ऑलरेडी 3 ओवर हो चुके थे एंड सिर्फ 15 रन आए थे यहाँ तक। मैक्सवेल वॉज अ डिफरेंट ब्रीड इन दिस गेम भाई, कुछ भी कह लो तुम। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं जब 15 ओवर खत्म होते हैं, 10 से 15 ओवर के बीच में 47 रन और आते हैं, विच मेंट की 131 फॉर 3 हो चुकी थी बाय द 15th ओवर LSG। एंड यहाँ पे स्टॉइनिस आउट हो जाता है आफ्टर अ क्विक फायर शॉर्ट इनिंग्स, जो कि थोड़ा बहुत मोमेंटम ऐड करके देता है आफ्टर पर्टिकल। एंड क्विंटन डिकॉक की भी 50 हो चुकी थी यहाँ तक, ही वॉज ऑल्सो बिगनिंग टू एक्सेलरेट। मैक्सवेल के 4 ओवर डल गए थे एंड ही टुक द विकेट ऑफ स्टॉइनिस। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उसके। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं, मैक्सवेल के फिगर्स से 2 for 23 इन 4 ओवर्स, विच मीन्स उसने 6 रन से कम दिए हर ओवर में ऑन अ विकेट जहां पे 180 रन बने 9 रन पर ओवर की रन रेट से। अगर आपका बेस्ट बॉलर मैक्सवेल है तो देन यू आर सीरियसली मेस्ड अप ब्रो। बहुत बुरा हालत है ये तो। आई डोंट सी हाउ दिस इज जस्टिफाइड बाय एनी मीन्स, बट नॉनदलेस हम लोग इसके बाद चलते हैं यश दयाल की बात करने के लिए। यश दयाल ने इस फेज में जब 47 रन आए, क्यों इतने कम रन थे? ओवरऑल इस फेज में बैटिंग अच्छी चल रही थी इन लोगों की, LSG की। जो लास्ट ओवर था, जो 15वां ओवर था यश दयाल का, उसमें सिर्फ 2-3 रन आए थे। उसमें अगर आप 7-8 रन और ऐड कर दो तो 55 रन हो जाते, विच मीन्स 11 रन एन ओवर। बहुत अच्छा लगता देखने में। यश दयाल ने जो कमबैक करा इस मैच में, दैट वाज आल्सो वेरी कमेंडेबल। पहले ओवर में पावर में पिटाई हुई थी, लेकिन उसके बाद कमबैक बहुत अच्छा करा उसने। सो क्रेडिट टू यश दयाल एज वेल। इनफैक्ट मैक्सवेल के बाद जो सबसे अच्छा बॉलर था वो यश दयाल ही था, इट वॉज नॉट सिराज। सिराज बाय द वे हैज बीन स्ट्रगलिंग, एंड अगर ऐसा IPL चलता रहा तो यू विल हैव टू क्वेश्चन हिज प्लेस इन द वर्ल्ड कप यार। मैं तो बहुत टाइम से अज्यूम करके चल रहा था कि नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस देगा एंड ही शुड बी अ शो शॉट स्टार्टर। बट अगर आप ऐसी परफॉर्मेंसेस देने वाले हो डे इन डे आउट, बीइंग द सीनियर मोस्ट बॉलर इन द लाइनअप, यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर मैक्सवेल अच्छा करके जा रहा है तो आपके पास क्या एक्सक्यूज है यार? Siraj, right now, if he continues with this, he is not going to be a certainty for the World Cup. That's the sad reality. Ultimately, जब हम लोग आखिरी के 5 ओवर की बात करें, यहाँ पे 50 रन और आते हैं। 1 second disappointing for me, because इस पिच पे चिन्नास्वामी में इतने विकेट्स हैं आपके हाथों में, कम से कम 55-60 रन आपको बनने चाहिए थे। एंड अगर कोई बेटर टीम होती चेस करते वक्त तो ये चीज़ चेस डाउन कर लेती। एंड यही वो छोटे छोटे रन जो इन लोगों ने हर मिडिल फेज में मिस आउट करें, 5-6 रन हर फेज में, वही एडअप होकर इन लोगों को हॉन्ट करते बाद में। 50 रन यहाँ पे ऐड होते हैं। क्विंटन डिकॉक लुक्ड एग्जॉस्टेड, वो फुल टॉस पे आउट हो जाता है। थैंक्स टू पूरन, जिसने सेकंड लास्ट ओवर में रीस टॉपली को 3 छक्के लगाए और फिर लास्ट ओवर में सिराज के 12-13 रन और मारे। आई थिंक 21 बॉल्स से 40 नॉट आउट था पूरन। सिंगल हैंडेडली उसने बचाया है डेथ ओवर्स को, वरना तो खत्म थे डेथ ओवर्स। बदोनी जल्दी आउट हो गया था, कृणाल पांड्या तो चलो 0 पे ही था। अगर निकोलस पूरन की वो इनिंग्स नहीं होती, मे बी दिस वॉज एज इम्पैक्टफुल एज क्विंटन डिकॉक्स इनिंग्स, you could argue. But given 181 का score, you should have chased this down, RCB. This was not a tough score. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई भी और टीम होती ना, वो ये टारगेट चेस डाउन कर लेती चिन्नास्वामी में। You need to mess up on a different level altogether to not even be able to chase a target of 181 while batting second under the lights. And so we see कि RCB अपनी ही टांग पे कुल्हाड़ी मारना शुरू करती है, चाहे वो फैट डुप्लेसी का रनआउट हो, जो कि बाय द वे एक बहुत टेक्निकल चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना इतना इंटरेस्टिंग बनाती है इस गेम को। रनआउट के रन भागने के रादर, भाई आप बैटिंग कर रहे हो, सिंगल लेने के डबल लेने के बेसिक्स क्या होते हैं ना, जब कोचिंग जाता है आपको सिखाया जाता है बचपन में। ये स्कूल बॉय एरर्स हैं ये सब। जब आप एक फास्ट बॉलर को या फिर स्पिनर को फेस कर रहे होते हो, पावर प्ले में सारे फील्डर्स सर्कल के अंदर होते हैं, आप अगर बैकफुट पे जाके बॉल को टैप करके सिंगल भाग रहे हो, एज अपोज टू, अब मैं थोड़ा ऐसे हाथों से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। बैट्समैन यहाँ खड़ा हुआ है, वो बैकफुट पे गया, ठीक है, एक कदम पीछे हो गया, उसका बॉडी वेट पूरा पीछे वाले पैर पे शिफ्टेड है। अब यहाँ से वो भागना शुरू कर रहा है दोबारा टुवर्ड्स द अदर एंड, तो कितना मुश्किल होगा। एज अपोज टू दोबारा न्यूट्रल स्टेट पे खड़ा हुआ है, वहाँ से उसने फ्रंट फुट पे आके एक शॉट खेला, बॉडी हेड वेट बॉडी वेट सारा आगे आया हुआ है आगे वाले पैर पे, और वहां से वो भागना शुरू करे। न्यूट्रल स्टांस से एक स्टेप पीछे, न्यूट्रल स्टांस से एक स्टेप आगे, 2 स्टेप का बीच में फर्क हो गया। उन 2 कदम को अगर आप एड अप कर दो तो डुप्लेसी अंदर होता क्रीज के, विदाउट हैविंग टू डाइव। दूसरी प्रॉब्लम कहते हैं उसने डाइव करा ही नहीं। अगर आप बैकफुट पे सिंगल ले रहे हो तो एटलीस्ट डाइव करने के लिए प्रिपेयर्ड रहो।
ये छोटी छोटी स्कूल बॉय एरर्स जो होते हैं ना, इसी के वजह से बड़े बड़े रन आउट हो जाते हैं. दैट इज वॉट वी सॉ विद फाफ डू प्लेसी. उससे पहले हमारे विराट कोहली आउट हो जाते हैं, वॉज प्लेइंग सो वेल. नोटिस हाउ केएल राहुल ने तो पूरा एडी चोटी का दम लगा दिया विराट कोहली की वीकनेस को एक्सपोज करने में. पहले के 2 ओवर दोनों एंड से स्टार्टिंग जो लेफ्ट आर्म स्पिनर से करा दी, सिद्धार्थ एंड कृणाल पांड्या. पेसर से कराई नहीं स्टार्ट. एंड सिद्धार्थ को तीसरा ओवर दिया गया पावर प्ले के अंदर ही. I can't help but believe it was definitely to expose विराट कोहली's weakness or to test it. कि अच्छा चांस एक और ले लेते हैं, एक और दे के लेफ्ट आर्म स्पिनर को, शायद विराट कोहली इंटाइस होकर आउट हो जाए. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. व्हाई आई विल नॉट मे बी क्रिटिसाइज विराट कोहली दैट मच इज बिकॉज जो पूरा आइडिया है ना कि अगर लास्ट ओवर था लेफ्ट आर्म स्पिनर का पावर प्ले का तो क्यों मारने गए. देखो अगर वो नहीं मारेगा तो फिर स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन आएगा. दूसरी बात ये, इट इज नॉट लाइक इट वॉज द लास्ट ओवर ऑफ अ लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द गेम इट सेल्फ. In fact, forget it being the last over of a left arm spinner. It was not even the last over of Siddharth himself. तो ऐसा नहीं था कि इसके बाद वो स्पिनर्स नहीं आने वाले थे, which meant कि this is the best time to attack them because fielders deep में नहीं होने वाले. तो एक पर्सपेक्टिव वो भी है, which is I think विराट कोहली उसी पर्सपेक्टिव से खेल रहा था. But nonetheless, it did not pay off and so he will be abused and that is how cricket is. एक और विकेट आ जाता है जब मैक्सवेल भाई साहब को भेजा जाता है. एंड यहां पे द थर्ड मेसअप बाय द मैनेजमेंट ऑफ आरसीबी, द कैप्टन ऑफ आरसीबी. पहले तो वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रूल था उसमें मेसअप करा. दूसरा है जो इन लोगों ने बॉलिंग करी पावर प्ले में उसमें मेसअप करा. तीसरा जो बैटिंग लोगों ने पावर प्ले में करी उसको मेसअप करा. कैसे? इतने मैचेस से कैमरून ग्रीन 1 डाउन पे आ रहा था, अब उसको नंबर 5 पे भेज दिया दोबारा. पाटीदार को दोबारा 1 डाउन भेज दिया. मैक्सवेल को जो है जब उसको पता था उसका मैचअप है अगेंस्ट अपना मयंक यादव तो उसको ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया. Why don't you stick to one lineup? I don't have any problem with Maxwell batting at number 4 as long as that is the case in every game. इन लोगों का फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है कि आप इनको अलग अलग पोजीशंस पे हर मैच में ट्राई करोगे और ये वहां पे परफॉर्म कर देंगे. वो फ्लेक्सिबल ऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उस टीम पे अच्छा चलता है जिनके सारे प्लेयर फॉर्म में हो. जैसे अभी अश्विन कर रहा है राजस्थान रॉयल्स से. वो टीम वो फॉर्मूला हर टीम पुल ऑफ नहीं कर सकती है. तो आई डोंट गेट व्हाई देयर इज सो मच ऑफ शफलिंग इन द ऑर्डर. क्या चल रहा है? एंड उसी के चलते हम देखते हैं मयंक यादव आता है, एक ओवर डालता है, 6 रन देता है, मैक्सवेल को आउट. 3 विकेट डाउन हो जाती है पावर प्ले के अंदर ही आरसीबी. एंड देयर वाज नो कमिंग बैक. यू नो व्हाई? बिकॉज उसके बाद एक ही रेजेड बैट्समैन बचा हुआ था हमारे पास, कैमरून ग्रीन, जो कि खुद भी फॉर्म में नहीं है. क्योंकि दिनेश कार्तिक तो नंबर 8 पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, वो तो पता नहीं क्या ही चल रहा है. एक और मैच उसके ऊपर भी आएंगे अभी. देयर हैव बीन सो मेनी मिस्टेक्स बाय द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट ऑफ आरसीबी. मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पे. तो ये मैच हम लोग उसी के चक्कर में हारे हैं, गलत डिसीजंस के चक्कर पे, नॉट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस. उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 7 रन देता है अपना मयंक यादव. 6 से 10 ओवर के बीच में 2 ओवर डालता है, वो सिर्फ 7 रन देता है. अगर हम पूरी टीम की बात करें सिर्फ 15 रन आता है 4 ओवर में, सिर्फ 15 रन. व्हेन यू आर चेजिंग 180, अगर आप 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 15 रन दे रहे हो तो आप समझ जाओ आपने कितना ज्यादा चोक कर रखा है बैटिंग टीम को, अलग ही लेवल पे रुला रखा है भाई. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज ऑन डिस्प्ले. कैमरून ग्रीन को भी मयंक यादव अल्टीमेटली बोल्ड मारता है, डंडा मारता है भाई. मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे जब हमने एलएसजी का मैच कवर किया था, आई पर्पसली डिड नॉट स्पीक मच ऑन मयंक यादव बिकॉज आई वांटेड टू वेट फॉर अ फ्यू गेम्स. बट अब 2 मैच में 2 मैन ऑफ द मैच वो ले चुका है. एंड आईपीएल की हिस्ट्री की 4th फास्टेस्ट डिलीवरी उसने अभी डाल दी ऑलरेडी, 155 समथिंग की. आई थिंक इट इज स्टिल वेरी अर्ली टू प्रेज हिम टू मच, बट द साइंस आर वेरी प्रॉमिसिंग यार, उसको डिनाई नहीं कर सकते. आई थिंक अभी से कोई बंदा उसको सर पे चढ़ा रहा है कि नहीं अब तो इंडिया पे हर मैच खिलाओ, ये करो वो करो, तो वो बेवकूफ़ी है. बिकॉज पूरा सीजन खत्म होने दो, शांति रखो, पहला सीजन है. बट आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो साइंस है इनिशियल वो तो बहुत ही तगड़े हैं भाई. एंड इट वॉज सो नाइस टू सी एन इंडियन पेसर टॉर्मेंटिंग ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन विद जस्ट शेयर पेस एंड बाउंस. वो देखने में मुझे बड़ी खुशी हुई. कैमरून ग्रीन आउट हो जाता है इस इनिंग्स में, इस फेज में रादर. एंड इसके बाद हम देखते हैं पाटीदार इवेंचुअली थोड़ा सा फायर अप करना शुरू करता है, थोड़ा सा एक्सप्लोड करना शुरू करता है. साथ में थे इनके अनुज रावत. अब अगले फेज में 10 से 15 ओवर के बीच में पाटीदार तो चलो जो आउट होता है सो होता है. आई थिंक स्टॉइनिस ने आउट किया था उसको. बट अनुज रावत ने जो हॉरेंडस टॉर्चर जो हमें दिखाया है, 21 बॉल्स पे सिर्फ 11 रन मारे.
ऑन अ ग्राउंड लाइक चिन्नस्वामी जब आप चेस कर रहे हो तो आपके पास पिच को एक्सक्यूज नहीं है बाय द वे। जब आप 180 रन का टारगेट चेस कर रहे हो तो आपको ऐसा भी एक्सक्यूज नहीं कि भाई रन कम थे तो तेज मारने की खेलने की जरूरत क्या थी। जब दोनों फैक्टर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू हैविंग टू प्ले फास्ट, उस सिचुएशन में आपने 21 बॉल्स पे 11 रन बनाए हैं। जस्ट इमेजिन हाउ मच यू वुड हैव बीन स्ट्रगलिंग देयर, एंड दैट मेक्स यू क्वेश्चन इज ही इवन अ वर्दी नंबर 6 प्लेयर एट द आरसीबी लाइनअप? आई डाउट ब्रो। फिर नंबर 7 पे आउट ऑफ नोवेयर महिपाल लोमरोर आते हैं। दिनेश कार्तिक क्या कर रहा है भाई नंबर 8 पर? जो बंदा आर्ग्यूबली तुम्हारा सबसे अच्छा बैट्समैन है इस वक्त, सबसे अच्छे टच में चल रहा है, उसको तुम नंबर 8 पे भेज रहे हो क्योंकि तुम्हें ऑब्सेशन है कि दिनेश कार्तिक तो एज अ फिनिशर ही खेलेगा। भाई एट व्हाट पॉइंट यू रियलाइज कि हमें फ्यूचर के लिए बिल्ड करना समझ में आता है, बट अभी के मैचेस भी जीतने यार। ये आईपीएल हारने के लिए नहीं आए हो तुम। दिनेश कार्तिक इतना नीचा क्या कुछ कर ही नहीं पाता। इनफैक्ट महिपाल लोमरोर प्लेज अ स्टेलर इनिंग्स, प्रॉब्ली द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम आरसीबी इन दिस गेम। जो कुछ 11-12 बॉलों पे 30-35 रन वो मारता है, सिंगल हैंडेडली फाइट कर रहा था until the point he falls off, एंड उसके बाद तो वो छड़ी लग गई नीचे की क्योंकि कोई डेप्थ है नहीं बैटिंग मैन के पास। तो वो टेल एंडर्स जल्दी जल्दी आउट होते गए। अल्टीमेटली इनकी पूरी टीम ऑल आउट ही हो गई भाई। आरसीबी जो है अपने ही घर पे चेस करते वक्त ऑन द बेस्ट बैटिंग विकेट ऑल आउट हो गई। इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन क्या हो सकता है? आई थिंक इस मैच में एलएसजी ने और आरसीबी के मैनेजमेंट ने खुद को, इन दोनों फैक्टर्स ने मिलके आरसीबी की जो टीम है उसके जितने फ्लॉज एक्सपोज करें ना, वो शायद ही किसी और टीम ने करें। आरसीबी हैज बीन एक्सपोज्ड एज वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन दिस आईपीएल एटलीस्ट राइट नाउ, एंड दे हैव टू मेक अ सिग्निफिकेंट मार्क इफ दे वांट टू इंप्रूव। अल्टीमेटली मयंक यादव को मैन ऑफ द मैच मिलता है 3 विकेट लेने के लिए। ऑलमोस्ट गॉट दिनेश कार्तिक एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो ओवरटर्न हो गया था रिव्यू के चक्कर में। बिश्नोई ऑल्सो बोल्ड वेरी डिसेंटली। अगर मैं एक और बॉलर का नाम लूँ, नवीन उल हक ने अच्छी बॉलिंग करके दी यार। ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल, विकेट भी लिया था। सिद्धार्थ ने भी अच्छी बॉलिंग करके दी, स्पेशली इन द पावर प्ले। 3 ओवर पावर प्ले में डालना अगेंस्ट डुप्लेसी, मैक्सवेल, विराट कोहली, इट इज नॉट अ जोक। आई थिंक उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक यहाँ पे क्वाइट फ्रैंकली देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर आरसीबी टू लूज दिस गेम। एवरीथिंग वॉज इन योर फेवर, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स। एलएसजी के लिए मैं कहूँगा 3 में से 2 मैच अब जीत चुके हैं। दे आर फाइनली पिकिंग अप रिदम। दे आर वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस फॉर प्लेऑफ्स, मार्क माई वर्ड्स। वो एक टीम ऐसी रहेगी जो कि चैलेंज तो कर सकती है। 2 साल से हमेशा अंडरडॉग्स की तरह ट्रीट करा जाता है उनको, हमेशा प्लेऑफ्स में आते हैं। इस साल कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर फिर से आ जाते हैं तो। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड गेम which is supposed to happen very soon. Sunrisers versus CSK. Sunrisers के घर पे होने वाला है मैच। As always इस प्रीव्यू में हम लोग 5 सेगमेंट्स को कवर करेंगे। पहला सेगमेंट होगा पिच और टॉस के बारे में, कंडीशंस क्या होंगी ये सब कवर करा जाएगा यहाँ पे। सेकंड सेगमेंट में हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड को कवर करेंगे। थर्ड में हम लोग प्लेइंग 11s क्रिएट करेंगे। फोर्थ में हम लोग की बैटल्स को डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ सेगमेंट में प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या प्रेडिक्शंस होनी चाहिए इस गेम से। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिच एंड द कंडीशंस, और फिर टॉस में क्या होना चाहिए। भाई हैदराबाद में मैच है, पहला मैच सबको पता ही है, हिस्टोरिक मैच था। द हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल बना है वहाँ पर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेल्टर वंस अगेन। Maybe that also kind of supports the strengths of the team that SRH is at some point of time. बॉलिंग उनकी इतनी खास लग नहीं रही है इस बार। बैटिंग में फायर पावर है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए बेस्ट विकेट घर पे ऐसे ही होगा जो कि हाई स्कोरिंग हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग बेल्टर ऑफ अ विकेट दैट विल सपोर्ट 200+ स्कोर्स होपफुली, एंड एक एंटरटेनिंग गेम हमें देखने को मिलेगा। एंड सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो भी टीम जीतेगी दे शुड बी चेजिंग फर्स्ट। ऐसे विकेट्स पे ना एक टेम्पटेशन होती है पहले बैटिंग करने की। अब आप पूछेंगे कि यार अगर विकेट इतनी अच्छी है बैटिंग करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल चिन्नस्वामी में होती है, तो हमेशा चेज ही करना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा एडवांटेज चेजिंग टीम को ही मिलता है, ड्यू भी आ जाती है। द काउंटर आर्ग्यूमेंट इज जब विकेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो बैटिंग के लिए, देयर इज ऑलवेज अ टेम्पटेशन टू से कि यार हम पहले बैटिंग करके एक इतना बड़ा टारगेट खड़ा कर देते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है चेज होना। फॉर एग्जाम्पल SRH वर्सेस मुंबई, 270+ का टारगेट आपने बना दिया, दूसरी टीम कितना भी अच्छा खेल ले, चेज में इम्पॉसिबल है उतना बड़ा टारगेट चेज करना। तो एक वो आइडिया रहता है दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, कि हम लोग पहले बैटिंग करके एक अनसरमाउंटेबल टारगेट क्रिएट कर दें, बट वो यूजुअली हर मैच में ऐसा होता नहीं है। सो द सेफर ऑप्शन इज ऑलवेज टू चेज ऑन सच विकेट्स, एंड आई थिंक उसी के साथ जाएगी जो भी टीम जीतेगी। आई वुड बी सरप्राइज्ड कोई टीम यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करे तो। बट मूविंग ऑन टू द हेड टू हेड,
द सेकेंड सेगमेंट। यहाँ पे हम लोग देखें 19 मैचेस खेले चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने, 14 मैचेस जो है वो चेन्नई जीती है। दिस इज अ कंप्लीटली वन साइडेड राइवलरी सो फार। 19 में से 14 मैचेस सीएसके जीती है, सिर्फ 5 सनराइजर्स जीती है यार। कोई मैच टाई भी नहीं हुआ या फिर बारिश की वजह से हटा भी नहीं है। 5 मैच हारी सनराइजर्स, तो दैट 5 मैच हारी क्या, 5 मैच जीती है सनराइजर्स, 14 मैच हारी है। सो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि हिस्ट्री इज टोटली इन फेवर ऑफ सीएसके। बट यहाँ पे एक कैच है, जो ये ग्राउंड है हैदराबाद का, यहाँ पे अभी तक सिर्फ आई थिंक 4 मैचेस हुए हैं एंड 2 बार हैदराबाद जीती है, 2 बार चेन्नई जीती है। तो इस ग्राउंड पे पर्टिकुलरली जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी इवनड आउट है एंड दैट गिव्स अ बिग होप टू द सनराइजर्स फैंस कि यहाँ पे भाई हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड चेन्नई से अच्छा ना हो, बट इस ग्राउंड पे हमारा फोर्ट्रेस है, यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं सीएसके को। अगर मैं पिछले 5 मैचेस की बात करूँ जो इन दोनों के बीच में हुए हैं, उसमें से भी 4 बार चेन्नई जीती है। तो रिसेंट हिस्ट्री भी चेन्नई को फेवर कर रही है। द ओनली थिंग इन फेवर ऑफ, और अदर आई वुड से नॉट इवन इन फेवर, दैट गिव्स सम होप टू सनराइजर्स इन दिस सेगमेंट इज कि हैदराबाद में मैच हो रहा है, यहाँ पे 50-50 रिकॉर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट रीसेंट रिकॉर्ड, ओवरऑल हिस्ट्री, हर जगह चेन्नई का डोमिनेशन है ओवर सनराइजर्स हैदराबाद। बट ठीक है, हम लोग प्लेइंग 11 पे आते हैं ऑन द थर्ड सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं मोर और लेस दोनों की प्लेइंग 11 सेम ही रखने वाला हूँ, बट थोड़े से चेंजेस मेंशन जरूर करूंगा। आई थिंक चेन्नई की प्लेइंग 11 से स्टार्ट करा जाए। गायकवाड, रचिन रविंद्र एंड रहाणे टॉप थे हमारे बैट्समैन, ऑफकोर्स यही होंगे। फिर डैरल मिचेल आएंगे, शिवम दुबे आएंगे फर्स्ट श्योर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो, समीर रिजवी होंगे, जडेजा, धोनी, दीपक चहर, देश पांडे एंड मुस्तफिजुर रहमान। जब बॉलिंग कर रहे होंगे तब पथी राणा अंदर आ जाएंगे एंड कोई और एक बैट्समैन बाहर हो सकता है। अब मेरे यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, लाइनअप तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि अभी पिछले मैचेस में लोग खिलाते हुए आ रहे हैं। चेंजेस क्या होंगे मेरे लिए स्ट्रैटेजिकली? पहली बात तो थिकशाना को यहाँ पे खिलाने की एक टेम्पटेशन हो सकती है, बट वो क्यों नहीं खेलेगा? बिकॉज इस विकेट पे द हाई स्कोरिंग नेचर, इट विल नॉट अलाउ यू टू प्ले एक्स्ट्रा स्पिनर्स। बिसाइड्स चेन्नई पिछले 2 मैचेस से सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ खेलते हुए आ रही है, विच इज रविंद्र जडेजा प्लस द ऑप्शन ऑफ रचिन रविंद्र। तो दे डोंट रियली नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर राइट नाउ। वो चाहे तो उनके पास 2 स्पिनर्स ऑलरेडी लाइनअप में हैं, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, तो उनको तो इफेक्टिवली यूज करा जा ही सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि जडेजा से पूरे ओवर डलवाई भी ना जाए, पेसर से ज़्यादा ओवर डलवाई जाए, कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा होता है तो। दूसरा पॉइंट क्या है, आई एम पर्सनली टेम्प्टेड टू प्ले शार्दुल ठाकुर, बट क्वेश्चन आता है किसकी जगह पे खिलाओगे? बिकॉज देश पांडे ने जब से डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना छोड़ा है, बिकॉज अब पथी राणा एंड मुस्तफिजुर दोनों लाइनअप में आ गए, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी सुधर गई है भाई। पिछले मैच उसने सिर्फ 6 की इकोनॉमी से रन पिटाई हुई है उसकी, 4 ओवर में 24 रन कुछ दिए उसने, सिर्फ बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने पिछले मैच में, तो उसको तो हटा नहीं सकते। दीपक चहर का सिर्फ एक ही मैच अच्छा नहीं हुआ था, ये दिल्ली वाला, तो क्या सिर्फ एक मैच के बेसिस पे आप उसको हटा दोगे? वो भी थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली किसके जगह पे आप शार्दुल को खिलाओगे, ये क्वेश्चन मार्क है, बट आई एम डेफिनेटली टेम्प्टेड टू प्ले हिम। कैसे होता है? अब ये एक सैक्रिफाइस होगा चेन्नई की तरफ से कि एक डिजर्विंग प्लेयर को हटा के शार्दुल को ले आओ। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, बट यू कैन एंटरटेन दिस ऑप्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा मेरे लिए, डोंट सब आउट शिवम दुबे। आई डोंट गेट व्हाई दे सब आउट शिवम दुबे। एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन वो आपके पास ऑफर करके देता है, कभी खुदा ना खासा जरूरत पड़ी गई, स्पेशली इन दिस गेम। चेन्नई इज दैट वन टीम जो कि ज्यादातर की क्या कर रही है आजकल, सिर्फ 5 बॉलर से ही बॉलिंग कराती है और सबको 4-4 ओवर देती है। अभी तो चल जा रहा है बिकॉज चेन्नई की टीम इतनी अच्छी है, बट दिस शुड नॉट बी द केस इन T20s, स्पेशली इस पिच पे जो कि इतनी हाई स्कोरिंग हो सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं कि 1-2 बॉलर्स का दिन अच्छे नहीं होंगे, एंड वहां पे वो बैकअप्स बहुत काम आएंगे। समबडी लाइक रचिन रविंद्र जिसने अभी तक बॉलिंग नहीं करी है, समबडी लाइक डैरल मिचेल जिसने हार्डली शायद 1-2 ओवर डाले अभी तक, समबडी लाइक शिवम दुबे हु कैन ऑल्सो बोल। ये 2-3 एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हैं ऑलरेडी लाइनअप में, इतनी डेप्थ है आपके पास, उसको यूज करने से क्या कहते हैं, शर्माना मत। ये नहीं कि मैंने 5 बॉलर से 4-4 ओवर ही करवाने, आई डोंट लाइक दैट। किसी बॉलर का अच्छा दिन नहीं जा रहा है तो मोमेंटम जबरदस्ती उसका और खराब मत करो, उसको वहीं रोक दो, किसी और से बॉलिंग करा लो। इट इज अ वेरी गुड एंड सेफ स्ट्रैटेजी टू हैव। मूविंग ऑन टू SRH, आई थिंक मैंने CSK की तो लाइनअप मेंशन कर दिया है। SRH की लाइनअप में ट्रैविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, ये 3 हमारे टॉप 3 बैट्समैन होंगे। फिर माकरम आएंगे, क्लासन आएंगे, अब्दुल समाद आएंगे, शहबाज आएंगे। अब मैं लाइनअप में वॉशिंगटन सुंदर को रखूंगा एट नंबर 8, ठीक है। नंबर 9 पे पैट कमिंस, नंबर 10 पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 11 पे जयदेव उनादकट। तो इफ यू सी
ऑलमोस्ट मतलब भुवनेश्वर कुमार भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, तो 10 लोग बैटिंग कर सकते हैं, चला सकते हैं बैट अपना। तो बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी हो गई इस लाइनअप में सनराइजर्स की। इम्पैक्ट प्लेयर में मैं रहूंगा उमरान मलिक को। पिछले मैच में लोगों ने इम्पैक्ट प्लेयर में वाशिंगटन सुंदर को लेके आए थे। आई विल स्टार्ट वाशिंगटन सुंदर एंड आई विल ब्रिंग उमरान मलिक एज एन एडेड बॉलर। इस विकेट पे बैटिंग डेप्थ तो आपको मिल गई अच्छी खासी। अब आपको अपने बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ाने हैं, क्योंकि जैसे मैंने सीएसके के लिए कहा कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा किसी बॉलर का, तो उसके लिए बैकअप रेडी होना चाहिए। उमरान मलिक कैन बी यूज्ड एज दैट गाय फॉर श्योर। उनाडकट, भुवनेश्वर कुमार एंड पैट कमिंस आपके 3 मेन पेसर्स हो गए, पीछे साथ में उमरान मलिक भी अगर आपको जरूरत है तो दैट वुड बी अ गुड डेप्थ टू हैव इन योर बॉलिंग डिपार्टमेंट। प्लस शहबाज एंड वाशिंगटन सुंदर 2 स्पिनिंग ऑप्शंस भी हैं। इफ यू नोटिस यहाँ पे मैंने मयंक मरकांडे को नहीं रखा है, जो कि मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। क्यों नहीं रखा है? पहली बात तो ही इज अ लेग स्पिनर ऑन सच अ गुड बैटिंग विकेट। लेग स्पिनर्स को खिलाना बहुत रिस्की होता है अनलेस यू आर टू गुड लाइक चहल। सेकेंड पॉइंट, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ना चेन्नई में, चाहे वो रचिन रविंद्र हो, चाहे वो अपना शिवम दुबे हो, चाहे वो जडेजा हो, ये सब धो के रखते हैं स्पिनर्स को, धो के रखते हैं। एंड लेग स्पिनर के लिए उनकी बॉल टर्न करके अंदर आएगी। तो वुड यू रियली वांट टू ट्राई एंड रिस्क दैट सेगमेंट ऑफ द गेम, जहाँ पे मिडिल फेज में हम देख रहे हैं कि शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के मार रहा है एक लेग स्पिनर को। ऑफकोर्स आउट होने का एक तरीका भी होता है, चांस भी होता है उस पर, बट मे बी यू कैन क्रिएट दैट चांस थ्रू वाशिंगटन सुंदर एंड शहबाज अहमद एज वेल। फिंगर स्पिन में कंट्रोल ज्यादा होता है। तो आई विल रिस्क नॉट हैविंग मयंक मरकांडे इन दिस गेम। एनीवे ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम अगेंस्ट गुजरात टाइटंस ऑल्सो, बहुत अच्छा गेम था नहीं उसका। तो आई थिंक दैट कुड बी अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट एज वेल। वन मोर थिंग आई वुड से इज शुड दिस बी द लास्ट चांस फॉर मयंक अग्रवाल, बिकॉज अभिषेक शर्मा जिस टाइप के फॉर्म में ही कैन वेरी इजिली ओपन एज वेल। Mayank Agarwal has been struggling on the other hand. Mayank Agarwal needs to perform here, else they should start looking towards Abhishek Sharma and Travis Head as the openers and then have somebody else in the middle order. Maybe like Rahul Tripathi, जो कि 1 down पे आ रहे हैं. Because Mayank Agarwal को आप कब तक stick करोगे? I don't see that quality right now. So let's be open to that as well. मैंने इस मैच में इसीलिए उनको टीम में रखा हुआ है बिकॉज आई थिंक एक और चांस रिजर्व करते हैं, बट अगर 4 मैचेस से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टूर्नामेंट, तो देन द साइंस आर प्रिटी अलार्मिंग। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं विच इज द की बैटल्स। 4 की बैटल्स बोलूंगा यहाँ पे। पहला की बैटल होने वाला है मेरा रचिन रविंद्र वर्सेस जयदेव उनाडकट। बहुत ही अनकैनी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा इसका, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। अगर आपने डीसी वाला मैच देखा है, रचिन रविंद्र ने जिस टाइप की बैटिंग उस मैच में करी है, उतनी गंदी बैटिंग उसने किसी भी मैच में नहीं करी है। मैंने कभी नहीं देखा उसको। मैं सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड से भी बात कर रहा हूँ। उसमें बहुत बड़ा हाथ था खलील अहमद का इन द पावर प्ले। लेफ्ट हैंडेड पेसर का जो वो एंगल क्रिएट कर रहे थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैक ऑफ लेंथ, ट्राइंग टू मेक रचिन रविंद्र कट थ्रू द पॉइंट एंड द गली रीजन, और जिस तरीके से वो बीट हो रहा था, आई थिंक दैट एंगल कैन बी रिक्रिएटेड बाय जयदेव उनाडकट वेरी इफेक्टिवली इन द पावर प्लेस इफ ही बोल्स एक्यूरेटली। एंड सो वी कुड सी कि SRH learns from what DC created against Rachin Ravindra, that trap, that tactical plan. अगर वो कॉपी करके इंप्लीमेंट कर सकती हैं यहाँ पे, तो उसमें उनादकट का बहुत बड़ा हाथ होगा। एंड इफ ही गेट्स रचिन रविंद्र वेरी अर्ली, तो भाई एक चांस है उनकी बैटिंग लाइनअप को तोड़ने का, बिकॉज रचिन रविंद्र का टिकता है तो पावर प्ले में 50-60 रन आराम से आते हैं सीएसके के। आई थिंक दिस मैचअप कुड बी वेरी की हियर। नेक्स्ट मैचअप वुड बी ट्रैविस हेड वर्सेस देश पांडे। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, देश पांडे आजकल बॉलिंग की ओपनिंग कर रहा है, ठीक है, पथी राणा ओपनिंग नहीं कर रहा, मुस्तफिजुर ओपनिंग नहीं कर रहा है, दीपक चहर एंड देश पांडे कर रहे हैं। सबसे इनएक्सपीरियंस बॉलर कौन इनके लाइनअप में? देश पांडे ही है। ट्रैविस हेड किसको तोड़ने के लिए जाएगा? आई थिंक देश पांडे को तोड़ने के लिए जाएगा। ही इज एन ईजी टारगेट। अगर देश पांडे अपने रिसेंट फॉर्म की तरह कंटिन्यू करता है, तो ऑन द अदर हैंड ही कुड गेट ट्रैविस हेड वेरी अर्ली एंड पुट द प्रेशर ऑन द मिडिल ऑर्डर एंड मयंक अग्रवाल एज वेल, जिसका फॉर्म ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं है। तो आई थिंक ट्रैविस हेड माइट लुक टू हैव एन ईजी टारगेट इन द नेम ऑफ देश पांडे, एंड इन दैट प्रोसेस आइदर ही डोमिनेट्स हिम और गेट्स आउट अर्ली एंड क्रिएट्स प्रेशर फॉर द अदर बैट्समैन। इंटरेस्टिंग मैचअप टू सी हियर। नेक्स्ट फ्रॉम द बैटिंग ऑफ चेन्नई अगर हम लोग बात करें, और रादर एक और मैं बोलूंगा विच इज फ्रॉम SRH, क्लासेन वर्सेस पथी राणा। पथी राणा अभी हमने देखे कैसे यूज होता हुआ आ रहा है, मिडिल फेज में उसको लाया जाता है अराउंड द 10th ओवर। यू कैन एक्सपेक्ट क्लासेन टू बी आउट देयर बाय दैट टाइम। डेथ ओवर्स में होगा तो भी पथी राणा वहां पे होने ही वाला है। पथी राणा ने जिस तरीके से वो 2 डंडे मारे थे ना मिचेल मार्श और ट्रिस्टन स्टब्स को,
That ball, if he can replicate, it would be very hard for Klaasen to have any answers to that. Because quite frankly, you can't do much. And अगर Klaasen टिक गया तो फिर आखिर के 5 ओवर में फिर से you would see a lot of runs. तो Pathi Rana will have a crucial job at hand to nullify Klaasen and break the backbone of the middle order for SRH. अगर वो विकेट मिल जाता है, another crucial step towards restricting SRH to a low target on a great wicket. Important point यहाँ पे. And last key battle that I will have is Shivam Dube versus Pat Cummins. मैंने यहाँ पे दुबे के अगेंस्ट एक स्पिनर को क्यों नहीं रखा है? बिकॉज आई थिंक वो तो हमें पता ही है कि वो डोमिनेट करता है, स्पेशली ऑन अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट. तो यार वहाँ पे स्पिनर्स के लिए वैसे ही अनफेयर है गेम. पैट कमिंस क्यों? पैट कमिंस क्वाइट फ्रैंकली हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स फॉर SRH. इट इज नॉट भुवनेश्वर, इट इज नॉट अ स्पिनर, इट इज नॉट उनादकट, इट इज एक्चुअली पैट कमिंस, जो कि सुपर इकोनॉमिकल रहा है, हर मैच में विकेट्स लेता हुआ आ रहा है. जिस तरीके से उसने इफेक्टिवली स्लोअर बॉल्स को यूज करा है उतने इफेक्टिवली किसी ने भी नहीं करा. And so that combination of slow deliveries and fast-paced bouncers near the rib cage, वो duality कैसे फेस करता है शिवम दुबे इन द मिडिल ऑर्डर? बिकॉज पैट कमिंस मिडिल फेस में बॉलिंग करने के लिए आ रहा है, वो ओपनिंग नहीं करता बॉलिंग की. दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इफ शिवम दुबे फायर्स, अगर उसने पैट कमिंस को झेल लिया तो स्पिनर्स को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा. पैट कमिंस अगर उसको आउट करता है, प्लेज अ कैप्टन्स रोल. वंस अगेन मिडिल ऑर्डर में अगर हम लोग देखें, for example, Darren Mitchell, he is not having a great IPL right now. We can have a shot at restricting the run rate of CSK in the middle phase if we get Shivam Dube out. That's how crucial Shivam Dube is. So अगर ये मैचअप सक्सेसफुली SRH के तरफ फेवर में जाता है तो मिडिल फेज में SRH can make severe dents on the CSK batting lineup. But now let's move to the last segment, which is the predictions. ठीक है? I think on paper, अगर मैं बहुत honestly बता रहा हूँ, there is no match. I think CSK is a better team. Quite frankly, they are either the best or the second best in this IPL on paper, apart from Mumbai Indians. और कोई पास आता भी नहीं है. प्लस recent record जो है, recent history जो है, वो भी CSK के फेवर में है. तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से तो आई थिंक कि CSK को आराम से जीतना चाहिए. रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि वो जो होम रिकॉर्ड था लोगों का वो भी टूट रहा है, वो जिंक्स टूट रहा है, लोग दूसरे घर पर जाके हराना शुरू कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर CSK. आई वुड बी सरप्राइज अगर ये वन साइडेड गेम होता है तो. आई डोंट थिंक ऐसे हाई स्कोरिंग विकेट पे वन साइडेड गेम होना चाहिए. प्लस SRH अगर चेस कर रही होगी तो जीत भी सकती है. बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू बैक CSK बिकॉज जस्ट लॉजिकली स्पीकिंग ऑन पेपर दे आर टू गुड. द डेप्थ इज जस्ट सो गुड कि अगर वो लॉजिकली अपने डेप्थ को यूटिलाइज करते हैं तो दे शुड बी एबल टू नलिफाई SRH प्रिटी इजीली, इवन इफ इट इज एट देयर होम ग्राउंड. वोंट बी सरप्राइज अगर SRH जीतती है, एज आई ऑलवेज से कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर दूसरी टीम जीत जाए, बिकॉज IPL में गेम्स इतने क्लोज होते ही हैं एंड SRH डज हैव सम क्रेडिबिलिटी देयर. बट everything points towards maybe CSK having a better edge in this game. But I think now we should move on to the last segment of the podcast. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, a short news but a lot of rumors to cover. ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि मेगा ऑक्शन तो होगा ही होगा. ये गारंटीड है, इसको लिख के ले सकते हैं हम लोग. IPL 2025 से पहले एक मेगा ऑक्शन होने वाला है. मेगा ऑक्शन बेसिकली क्या होता है? जिस मेगा ऑक्शन में हम लोग देखते हैं कि सर 3-4 प्लेयर्स रिटेन कर रही है हर टीम और फिर बाकी सारे प्लेयर्स शफल होते हैं दोबारा. दैट इज कॉल्ड अ मेगा ऑक्शन. मिनी ऑक्शन में मोस्ट प्लेयर्स रिटेन्ड होते हैं, कुछ बचे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि इस साल हुआ था, मतलब इस सीजन के लिए हुआ था. तो मेगा ऑक्शन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर. उसी के लिए अभी 16 अप्रैल को BCCI ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है. इट विल बी हेल्ड वेरी सून. आई थिंक शायद अहमदाबाद में हो रही है, पता नहीं कहाँ हो रही है. एंड सारे ओनर्स जो हैं फ्रेंचाइजेस के 10 फ्रेंचाइज के ओनर्स, उन सबको इन्विटेशन आया हुआ है. तो नेचुरली इतने शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग अगर रखी गई है तो सिवियर स्टेप्स हमें डिस्कस करने हैं, इसीलिए रखी गई होगी. 2 मेन टॉक पॉइंट्स होने वाले हैं इस मीटिंग के नेचुरली, जो कि होंगे ही होंगे एंड इसीलिए कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. पहला पॉइंट होगा रिटेंशंस के ऊपर कि कितने रिटेंशंस होने चाहिए इस मेगा ऑक्शन के लिए. दूसरा होगा सैलरी कैप के ऊपर. ठीक है, दोनों को एक एक करके जल्दी से कवर करते हैं. कमिंग टू द रिटेंशंस फर्स्ट. यूजुअली हम देखते हैं कि 4 या 5 रिटेंशंस मैक्स टू मैक्स होती हैं मेगा ऑक्शन में, उससे ज़्यादा रिटेंशंस अलाउड नहीं होती. हर टीम के स्क्वाड में कम से कम 20, 22, 23, 24 प्लेयर होते हैं. ठीक है, उसमें से सब 4 या 5 प्लेयर्स रिटेन कर पाते हो. कुछ टीम्स सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन करती हैं और पैसे ज़्यादा ऐड करवा लेती हैं.
that allows for the weaker teams to have a target on good players. And basically इस shuffling से क्या होता है, कोई 2-3 टीम्स की ना मोनोपोली नहीं बन जाती, जिनके पास एक बहुत अच्छे प्लेयर्स का ग्रुप पड़ा हुआ है तो वो सालों साल पड़ा ही हुआ है. बेसिकली प्लेइंग फील्ड को लेवल आउट करने के लिए मेगा ऑक्शन बहुत काम में आता है. ठीक है, तो अब इसका डाउनसाइड क्या है कि कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती, कोई प्लेयर लॉयल्टी नहीं रह पाती, कोई एक लंबा एसोसिएशन नहीं देख पाते हम किसी एक प्लेयर का कि पूरी स्टोरी जो है, जैसे फुटबॉल हम देखते हैं मेसी के साथ था, बचपन से लेके बड़प्पन तक जो है बार्सिलोना के साथ वो रहा था. ही वॉज अ वन क्लब लेजेंड अंटिल ऑफ कोर्स ही मूव टू PSG. वो स्टोरीज हमें जो है वो लेवल ऑफ एसोसिएशन हमें IPL में देखने को नहीं मिलता है. तो अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए 2 गट्ठे बन गए हैं, 2 ग्रुप ऑफ फ्रेंचाइजेस बन गई हैं विद इन दी IPL. अपेरेंटली एक ग्रुप ऑफ फ्रेंचाइज कह रही है कि हमें 8 रिटेंशंस चाहिए, प्लस 2022 में लास्ट टाइम ये मेगा ऑक्शन हुआ था, तब वो राइट टू मैच कार्ड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम का एक प्लेयर है सुनील नारायण, मैंने उसको मेगा ऑक्शन में रिटेन नहीं करा, जाने दिया, और किसी दूसरी टीम ने उसको 15 करोड़ में बिड कर दिया, तो मेरे पास राइट टू मैच है कि मैं सीधा 15 करोड़ बिड करके उसको अपनी टीम में ले लूँ. ये चीज़ 2022 के ऑक्शन में नहीं थी. तो ये 1 ग्रुप ऑफ फ्रेंचाइज कह रहा है कि 8 रिटेंशन रखो प्लस राइट टू मैच भी ले आओ. बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि हम अपने पूरी जो मेन स्क्वाड थी दोबारा रीबिल्ड कर लेंगे ऐसे. जो दूसरा गट्ठा है वो कह रहा है हमें 2-3 रिटेंशन से ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, 2-3 रिटेंशन रखो, उसके बाद पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करो. अब इसमें सही कौन है और गलत कौन है? पहले जो ग्रुप है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वी हैव अ ग्रेट कोर ऑफ प्लेयर्स, हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्काउटिंग करी है, बहुत रिसर्च गई है, बहुत पैसा लगा है इनके वेलबींग पे. अब हमने इनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़े प्लेयर बन गए. अब इतना अनफेयर होगा कि हमसे ये प्लेयर कोई छीन के चला जाए, विच इज़ अ वेरी फेयर आर्गूमेंट बाय द वे. कोई फ्रेंचाइज एक बिजनेस मॉडल ही क्रिएट करती है एंड वो एक बिजनेस ही है एट द एंड ऑफ द डे. वो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचेंगे तो ये टोटली मेक सेंस. ये प्लेयर्स उनके लिए एसेट्स ही होते हैं, तो उन प्लेयर्स को ऐसे ही जाने देना, बिकॉज रूल कहते हैं कि मेगा ऑक्शन में आपको जाने देना पड़ेगा, आप रिटेन नहीं कर सकते. समटाइम्स इट फील्स अनफेयर टू द फ्रेंचाइज एंड सो उनका ये सोचना वैलिड है. दूसरे लोगों का वैलिडिटी क्या है जो कह रहे हैं कि हमें 2-3 रिटेंशन से ज़्यादा नहीं चाहिए? आई थिंक उनकी वैलिडिटी लाइज इन द स्पिरिट ऑफ द IPL इटसेल्फ, कि अगर इस फॉर्मेट को, इस कंपटीशन को इंटरेस्टिंग रखना है, आई थिंक व्हाट सेपरेट्स IPL फ्रॉम द अदर स्पोर्ट्स इज द फैक्ट कि यहाँ पे आपको दिखता है हर 3-4-5 सालों में एक कंप्लीटली नई सेट ऑफ टीम्स. फ्रेंचाइज सेम है, उसके अंदर के टीम एकदम नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज सम फ्रेश एक्साइटमेंट कि अच्छा ये प्लेयर इस साल कहाँ से खेलने वाला है. सोचो कल को विराट कोहली चेन्नई से खेलने लग जाए, कितना एक्साइटमेंट होगा. RCB की पूरी फैन बेस के लिए बहुत दुखी वाली बात होगी, लेकिन बाकी 9 की 9 फ्रेंचाइज के लिए एक एक्साइटमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अच्छा RCB का लेजेंड था, अब देखते हैं यहाँ से एक नई इनिंग शुरू हो रही लाइफ की, देखते हैं क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल अगले साल मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में नहीं रहेगा, मुंबई को छोड़ के हर किसी को मजा आने वाला है. तो मेजॉरिटी ऑफ द फैंस को मजा आता है, एक्साइटमेंट फील होता है इन दिस फ्रेश शफलिंग ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, तो दैट एड्स टू द स्पिरिट ऑफ द IPL, विच इज कि यार एक एलिमेंट ऑफ फ्रेशनेस, अनसर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा आती रहती है 4-5 सालों में, विच कीप्स द लीग अलाइव. वरना अगर आपको पता है पहले से कि ये प्लेयर तो अपने अगले 20 साल एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलने वाला है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू बिगिन टू लूज सम इंटरेस्ट. काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि उससे लॉयल्टी भी बनती है, बट इंटरेस्ट वाला फैक्टर भी जाता है. ऐसे में यू आर ऑलवेज लिविंग ऑन द एज एज अ फैन. आपको नहीं पता कल को आपकी टीम में कौन होने वाला है, तो यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ द मोमेंट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई थिंक दूसरे जो ग्रुप है जो कहते हैं कि सिर्फ 2-3 रिटेंशंस रखने हैं, उनका भी ये पॉइंट वैलिड है, बिकॉज इट नॉट ओनली एड्स टू द फ्रेशनेस ऑफ द IPL बट ऑल्सो गिव्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड. जिन टीम्स ने मान लो ऑक्शन में मैसअप कर रखा है, उनको एक और चांस मिलता है कि भाई हम अपनी टीम अच्छे से रीबिल्ड करें एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अच्छा हो जाए टीम के IPL के अंदर. वरना क्या होता है कि कुछ टीम्स की बहुत अच्छी स्क्वाड है, कुछ की बहुत गंदी है, तो कंपटीशन भी ओवरऑल बहुत वन साइडेड हो जाता है. अब चेन्नई मुंबई 5-5 टाइटल जीत रखी है, वही जीतते रहते हैं. मान लो कल को टीम्स और लेवल आउट हो जाए और हम लोग हर साल एक नया विनर देख रहे हैं, कितना मजा आएगा. IPL में प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते आपके कौन जीत रहा है, कितना मजा आएगा सोचो. तो वो पॉइंट आ जाता है इनके आर्गूमेंट पे. मेरा क्या एक जो मेन और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, विच इज कि भाई अगर आप इसको मेगा ऑक्शन कह रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हमें 8 प्लेयर रिटेन करने हैं और राइट टू मैच कार्ड भी चाहिए हमें,
तो फिर ये मेगा ऑक्शन रहा ही नहीं ना। फिर या तो मिनी ऑक्शन ही रख लो, फिर मेगा ऑक्शन मत रखो। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको मेगा ऑक्शन करवाने के नाम पर भी 8 प्लेयर्स रिटेन करने हैं, देन डोंट कॉल इट अ मेगा ऑक्शन, डोंट कंडक्ट इट लाइक दैट, कंडक्ट अ मिनी ऑक्शन। मिनी ऑक्शन आर ऑल्सो इक्वली एंटरटेनिंग। अभी लास्ट ऑक्शन जो है कितना मजा आया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग्स हुई है पैट कमिंस और स्टार्क की। तो डोंट हैव अ मेगा ऑक्शन इफ यू हैव टू हैव सो मेनी रिटेंशंस। प्लस मतलब मैं तो एज अ केकेआर फैन कह रहा हूँ, मेरी टीम फाइनली इतनी अच्छी बनी है इस साल जाकर, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ आई एम एक्साइटेड टू हैव अ मेगा ऑक्शन। मजा आता है भाई। आई लीन टुवर्ड्स दैट ग्रुप जो कहता है ना कि फ्रेशनेस ऐड होती है, लेवल प्लेइंग फील्ड ऐड होती है, मजा आता है वो देख के मुझे। तो आई नो चेन्नई का कोई अगर फैन है या फिर मुंबई का फैन है तो वो रोएगा इस बात पे कि भाई इतनी अच्छी टीम बनाई है, अब वो एकदम से दोबारा वो पूरा कोर हट जाएगा। बट इफ यू सी, इतने सारे मेगा ऑक्शंस होते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, मुंबई एंड चेन्नई स्टिल हैव देयर कोर इंटैक्ट थ्रू आउट, दे हैव मैनेज्ड टू डू दैट। तो इस बार भी कर लेंगे यार, इतनी टेंशन की बात नहीं है। विच इज वाई आई एम कंप्लीटली इन फेवर ऑफ हैविंग अ मेगा ऑक्शन जहाँ पे 3-4 रिटेंशन से ज़्यादा ना हो। इनफैक्ट अगर राइट टू मैच कार्ड भी ना हो तो भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है, दोनों साइड की पर्सपेक्टिव मैंने दे दी। व्हाट डू यू थिंक, वो आप कमेंट करके बताना। द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज द सैलरी कैप। अभी तक हर टीम को 100 करोड़ रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए ऑक्शन में। उससे वो प्लेयर साइन करते हैं, जितने अमाउंट वो साइन करते हैं उतनी उनकी सैलरी बन जाती है। जैसे अभी स्टार्क की सैलरी 24 कुछ करोड़ की है जितने पे उसने साइन करा था। अब बात चल रही है कि अगले मेगा ऑक्शन से सैलरी कैप सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो मेगा ऑक्शन था वो 2022 में हुआ था, 2 साल पहले। और उसी टाइम पे बीसीसीआई ने एक नई ब्रॉडकास्ट डील साइन करी थी विच वॉज एज हेफ्टी एज 48,390 करोड़। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आया है फंड्स का आईपीएल के अंदर, बहुत पैसा आया है पिछले 2 सालों में, जिसके चलते हुए वो पैसा जब फ्रेंचाइज में बटेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, द एबिलिटी टू स्पेंड इन द ऑक्शन बढ़ेगा, एंड वी विल नेचुरली सी कि जो सैलरी कैप्स हैं 100 करोड़ के, शायद वो बढ़ के 120-130 करोड़ भी हो जाए, हु नोस। होएंगे तो वन थिंग इज फॉर श्योर, वी कुड वेरी वेल सी रिकॉर्ड साइनिंग्स वंस अगेन। डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर सैलरी कैप्स बढ़ा दी जाए और मेगा ऑक्शन हुए तो मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड अगले साल ही टूट जाए। एंड इस सैलरी कैप को बढ़ाने वाले पॉइंट में तो कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, इसमें तो सभी फेवर में, फ्रेंचाइज, फैंस, इवन द आईपीएल बॉडी, आई थिंक दे ऑल वुड बी इन एग्रीमेंट, बिकॉज ऐसी तो फ्रेंचाइज बढ़ती है, ऐसी तो एक टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। जैसे जैसे पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा है वैसे वैसे बड़ी बड़ी साइनिंग्स आ रही है, तो प्लेयर्स को भी इंसेंटिव मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत पैसा है तो इस लीग में खेलने के लिए आओ, एंड देन द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू लाइक दैट। तो यही तो तरीका है, फाइनेंशियल मॉडल है लीग को और आगे बढ़ाने का, द बेस्ट लीग बनाने का। तो आई थिंक इसमें तो कोई भी मतलब हमारी भी आपस में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगी। पहले पॉइंट पे हाँ आई एम श्योर कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन आप किसके फैन हो, मैं किसका फैन हूँ। तो आई वुड लव फॉर यू टू शेयर योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट्स। आई थिंक ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज पॉडकास्ट। काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में अच्छे से। इफ़ यू गेन सम नॉलेज प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वी ऑल्सो हैव 2 more चैनल्स। इस चैनल पे हमारा जो कि मेन चैनल है, पॉडकास्ट हम लोग डालते हैं लंबे लंबे। सेकंड चैनल है ब्रो स्पोर्ट्स क्लिप के नाम से, वहाँ पे हम लोग इसी पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स अलग अलग सेगमेंट की वहाँ पे इन्फ्लक्स डालते रहते हैं उसका। जो थर्ड चैनल है ब्रो स्पोर्ट्स लाइव, उस पर हम लोग लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। जैसे आजकल आईपीएल का ज़माना है, आजकल आईपीएल का टाइम चल रहा है, आजकल अभी यूसीएल नॉकआउट शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे फुटबॉल और क्रिकेट की चीज़ों की हम लोग नॉकआउट्स की मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हैं ऑन अ थर्ड चैनल ब्रो स्पोर्ट्स लाइव। तो हर चैनल पे अलग अलग कंटेंट आ रहा है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ऑल द चैनल्स, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो, देखते रहो हर चैनल को। एंड जो इस चैनल से आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको भी देखिए एंड उसमें भी कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।